अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो बुनियादी ज़राए हैं इंटरनेशनल लॉ के वो कौन कौन से हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक मजमुआ है उसूलों का जो चलाता है ताल्लुकात रियासतों के दरमियान के, और इसके अंदर जो असूल हैं वो रियासतें अमूमी तौर पे ख़ुद ही कायम करती हैं। वो रिकगनाइज होते हैं स्टेट्स की तरफ से और उन्हीं के ऊपर ही उनके ताल्लुकात चल रहे होते हैं। जो सोर्सेज हैं उसके अंदर मेनली इंटरनेशनल कस्टम्स आ जाती हैं और ट्रीटीज़ आ जाती हैं। मौजूदा दौर में जो आर्टिकल 38 है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो कुछ ज़राए बयान करता है, कुछ सोर्सेज बयान करता है, जिसमें कस्टम, ट्रीटीज़, जुडिशल डिसीजंस वगैरह शामिल हैं, और यही सबूत भी हैं इंटरनेशनल लॉ की मौजूदगी का। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ट्रीटीज़ 1960, यह दो इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये एक लीगल सिस्टम है, ये एक अलग से कोई कानून का ज़रिया है, कानून का एक तरीक़ाकार है जो चलाता है कौमों के दरमियान के ताल्लुकात को। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर ओपनहाइम कुछ इस तरह बयान करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक मजमुआ है कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स का, जो बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं लाजिम व मलजूम बाइंडिंग सिविलाइज स्टेट्स के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात चलाते हैं। इन शॉर्ट अगर बयान करूँ तो इंटरनेशनल लॉ एक मजमुआ है कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स का, जिसको सिविलाइज्ड जो स्टेट्स हैं वो कंसिडर करती हैं, अपने ऊपर बाइंडिंग समझती हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो ताल्लुकात हैं उनको रन करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज क्या होते हैं? स्टार्क कहते हैं कि अगर हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करें तो इससे मुराद वो ज़राए हैं जिसके ज़रिए से जो बैनुल अक़वामी वकला हज़रात हैं वो कोई असूल निकाल लें, कोई चीज़ असरटेन कर लें मौजूदा हालात के मुताबिक जो अप्लाई हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ कहता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 38(1) स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मौजूद हैं, जिसमें शामिल ट्रीटीज़, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और सब्सिडरी सोर्सेज, जुडिशल डिसीजंस और टीचिंग्स ऑफ मोस्टली हाईली क्वालिफाइड जो पब्लिसिस्ट हैं वो सारी शामिल हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। तो जो सोर्सेज हैं उसको मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है लीगल सोर्स, दूसरा फॉर्मल सोर्स और तीसरा मटेरियल सोर्स। इनकी डिटेल देखते हैं। लीगल सोर्स बेसिकली वो सोर्स होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं अपनी नेचर में और वो अथॉरिटीज़ रखते हैं। लीगल सोर्सेज लाजमी तौर पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि जांचा जा सके कानून की नेचर को, वो जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी एग्जैक्ट नेचर क्या है उसको जांचने के लिए लीगल सोर्स को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो सोर्सेज हैं जो सिर्फ बयान करते हैं किसी भी इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन को और उसकी वैलिडिटी को। मतलब कि अगर हम फॉर्मल सोर्सेज को डिस्कस करें तो इसमें यह देखा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ किस हद तक एप्लीकेबल है, जिस हद तक वो एप्लीकेबल है वो उसी हद तक वैलिडेट है, और इसके अंदर इसकी कोई अपनी लेजिस्लेचर तो मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के वो भी यही बयान करते हैं ओरिजिन और उसकी वैलिडिटी। अगर इसको डिस्कस करें तो इंटरनेशनल लॉ इनेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए से, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो जुडिशल डिसीजंस को, इंटरनेशनल कस्टम्स को, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को और राइटिंग ऑफ पब्लिसिट्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल जो लॉ है उसको इनेक्ट करवाता है, उसको लागू करवाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिकल मटेरियल सोर्सेज। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले कुछ जो मटेरियल सोर्सेज थे इंटरनेशनल लॉ के, वो उसमें इंटरनेशनल कस्टम शामिल था, ट्रीटीज़ थी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ थे, डिसीजंस ऑफ जुडिशल ट्राइब्यूनल्स थे, ज्यूरिस्टिक वर्क था, डिसीजंस और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, और स्टेट पेपर्स थे।
नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट इन क्लासिकल सोर्सेज। क्लासिकल सोर्सेज के अंदर जो तरक्की है वो किस तरह हुई। आर्टिकल 38 स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो अहम किरदार अदा करता है क्लासिकल सोर्सेज के डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग है मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दो मेन सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी और बाइंडिंग सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। इनकी डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी और बाइंडिंग सोर्सेज। प्राइमरी और बाइंडिंग सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ डिराइव किया गया है कस्टम से, ताकि ये देखा जा सके कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या चीज़ परमिजिबल है और क्या चीज़ इम्परमिजिबल है, मतलब किस चीज़ की इजाज़त है और किस चीज़ की इजाज़त नहीं है। और उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग जो कौमें हैं, जो रियासतें हैं, वो अपने बाहमी ताल्लुकात को चलाती हैं और वो जो कस्टम्स हैं वो तमाम मुल्क उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसको मद्देनज़र रखता है जब वो इंटरनेशनल लॉ को इनेक्ट करवा रहा होता है। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं कि ये लाजमी तौर पे पुराना तरीन हो, मतलब ये लोगों की मेमोरी में ना आता हो, इमेमोरियल हो, और ये रीज़नेबल भी हो, मतलब गैर कानूनी, गैर अखलाकी नहीं होना चाहिए। फिर ये यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता हो, इसके अंदर सर्टेनिटी भी मौजूद हो और इसकी पीसफुल इंजॉयमेंट हो, और ये कानून के ख़िलाफ़ ना हो, ये पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना हो, और ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हों। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटीज़ का। तो जो आर्टिकल 38 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को तस्लीम करता है। वो ये कहता है कि ये एक अहम तरीन मेजर सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। दो कौमों के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा कौमें जब वो आपस में बाहमी ताल्लुकात अपने कायम करती हैं और उनको चलाती हैं, तो वो अपनी ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग ही चलाती हैं। वो कोई भी ट्रीटी कायम करती हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशंस को रन करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगी काइंड्स ऑफ ट्रीटीज़। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को मद्देनज़र रखता है जब वो इनेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ को। इसमें देख लेते हैं काइंड्स ऑफ ट्रीटीज़ दो किस्म की हैं, एक लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ और दूसरा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ हैं वो एक डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। क्योंकि जो दो कौमें, दो या दो से ज़्यादा कौमें आपस में कोई काम करने लगती हैं, तो वो आपस में ट्रीटीज़ के अंदर कुछ कानून साजी करती हैं कि हम इस तरह से कामों को, ताल्लुकात को सरअंजाम देंगे, तो वो उनके दरमियान के कुछ कानून बनते हैं, इसलिए उनको लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहा जाता है। दूसरी है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा रियासतें एंटर होती हैं और इन ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को पाबंद करती हैं कि वो इन्हीं ट्रीटी के अकॉर्डिंग अपने ताल्लुकात को चलाएंगे। और जो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहता है कि जो अगला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, उसे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कॉमन टू ऑल सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं। मतलब कि वो तमाम असूल जो बाहमी हो, जो जनरल हो, जो आम होते हैं सिविलाइज्ड नेशन के अंदर, वो भी एक ज़रिया है इंटरनेशनल लॉ का। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब इनेक्ट करवाती है इंटरनेशनल लॉ को, तो वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को भी मद्देनज़र रखती है। कुछ जो जनरल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मद्देनज़र रखती है उनमें ये शामिल हैं, जैसे गुड फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू द कंट्रेरी एवरी कोर्ट हैज़ अ राइट टू डिटरमिन इट्स ओन जुरिसडिक्शन। कि अगर तो कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो हर कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी जुरिसडिक्शन खुद डिटरमिन करेगा। कोई भी सूट जिसके अंदर आर्बिट्रेटर या जज जो है वो खुद पार्टी से रिलेट ना करता हो, रेस्ट जुडिकेट, स्टॉपल्स या ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये सारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के। नेक्स्ट आ जाएगा डिसीजंस ऑफ जुडिशल ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुडिशल डिसीजंस को भी मद्देनज़र रखता है जब वो इनेक्ट करवाता है इंटरनेशनल लॉ को, और वो इंटरनेशनल लॉ का एक ज़रिया समझता है जुडिशल डिसीजंस को। नेक्स्ट है ज्यूरिस्टिक वर्क। ज्यूरिस्टिक वर्क को भी इंटरनेशनल लॉ का एक एविडेंस समझा जाता है। जहाँ पे कोई कस्टम ट्रीटीज़ मौजूद ना हो वहाँ पे ज्यूरिस्टिक वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर।
नेक्स्ट है डिसीजंस और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, के फैसले जो जुरिस्डिक्शन के ऊपर आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से वो भी लॉ मेकिंग के अंदर असरात रखते हैं। कभी कभी जो ऑर्गन्स हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनके पास ये इख्तियारात मौजूद होता है कि वो जो फैसले करते हैं वो बाइंडिंग होते हैं दूसरों के ऊपर। नेक्स्ट है स्टेट पेपर, वो स्टेट पेपर जो ट्रीटीज से हटके हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का एक ज़रिया है। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर स्टेट जुडिशल डिसीजंस आ जाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस है, जस्ट कॉन्जेंस है, स्टेट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, रोमन लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ये सारे सेकेंडरी सोर्स के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को जब अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, जिनमें शामिल है किंग्स एंड रूल्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस स्टेट, माइनॉरिटीज़ ऑफ स्टेट्स, इंडिजीनियस पीपल्स जिसमें गैर मुल्की लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, इनको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें आ जाते हैं किंग्स एंड रूल्स ऑफ वेरियस स्टेट, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक मैक्सिम है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि किंग कोई भी चीज़ गलत नहीं करता, अगर कुछ गलत किंग से हो भी जाता है तो वो भी तस्लीम नहीं किया जाता, ये एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसको प्रिविलेज हासिल है। नेक्स्ट है डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस स्टेट, डिप्लोमेट्स ये एम्बेसडर्स वगैरह आ जाते हैं, इनको भी अलग अलग इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। फिर है माइनॉरिटीज़ ऑफ स्टेट, इंडिजीनियस पीपल्स, इंटरनेशनल स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ या फिर नॉन स्टेट एंटिटीज़, ये तमाम अपने अपने हदूद के अंदर, इन तमाम के ऊपर अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ को जब अप्लाई करना है तो वो किन किन लॉ के अंदर डिवाइड होती है, वो किस किस तरह फैली हुई है। कुछ मेजर फील्ड्स हैं जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, डिप्लोमेटिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। मतलब जिस तरह के हालात मद्देनज़र होते हैं उसी तरह का कानून अप्लाई किया जाता है। अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, और अगर वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जाता है। लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।